दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा यानी जीआईसी प्रवक्ता के प्रारंभिक परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता के सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 28। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये इतिहास से संबंधित है। आपसे पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है आपके मध्य गंगा घाटी, बेलन घाटी, गोमल घाटी या बोलन घाटी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेलन घाटी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के विंध्य क्षेत्र में स्थित बेलन घाटी के कोल्डीहवा स्थल से वन्य और कृषिजन्य दोनों प्रकार के चावल मिलने का विवरण प्राप्त होता है, जो ईसा से पूर्व 6ठी और 5वीं शताब्दी का माना गया है। यहीं पर चावल की कृषि का सूत्रपात हुआ। तो चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य बेलन घाटी से मिले हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? देखिए, आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड या आचरण की शुद्धता और पवित्रता। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से बुद्ध के उपदेश जो हैं संबंधित हैं। आप जानते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और बुद्ध ने पहला उपदेश ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ में दिया था। इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया और बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने अकबर को 500 बीघा जमीन दी थी? ऑप्शन है अर्जुन देव, रामदास, हर राय या फिर तेग बहादुर। तो सही उत्तर है गुरु रामदास। दोस्तों चौथे गुरु या सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास पर अकबर की कृपा रही। उसने उन्हें 1577 में 500 बीघा जमीन दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था और यहीं पर अमृतसर नगर बसा और स्वर्ण मंदिर बना। 1581 में गुरु रामदास की मृत्यु हुई और उन्होंने अपने तीसरे लड़के अर्जुन को गद्दी सौंपी। उस समय से गुरु का पद पैतृक आधार पर निश्चित होने लगा। 7वें गुरु हर्राय के द्वारा हर्राय ने दारा को विजयी होने का आशीर्वाद दिया था और 9वें गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की धार्मिक नीति का खुले रूप में विरोध किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर बाजीराव द्वितीय ने हस्ताक्षर किए थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर हस्ताक्षर किए थे और इसके द्वारा मराठा संघ भंग कर दिया गया और पेशवा का नेतृत्व समाप्त हो गया था। पेशवा को अहमदनगर का दुर्ग, बुंदेलखंड, मालवा और शेष भारत का अधिकार कंपनी को देना पड़ा और पूना में अंग्रेजी सेना रखने की अनुमति भी पेशवा को देनी पड़ी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त क्या है? अस्थाई बंदोबस्त क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमि कर की वसूली है। और आप जानते हैं 1793 में दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त बंगाल और बिहार में लागू किया था। इसने जमींदारों और राजस्व वसूल करने वालों को भूस्वामी बना दिया। उन्हें रैयत यानी किसान से भू राजस्व वसूल करने के लिए सरकारी एजेंट बनाया गया, यद्यपि उनके स्वामित्व के अधिकार को पैतृक और स्थानांतरणीय बना दिया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमि कर की वसूली से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है एन.एम. लोखंडे। दोस्तों भारत में मजदूरों के संगठन का प्रारंभ एन.एम. लोखंडे ने किया था और सितंबर 1884 में लोखंडे ने काम करने की परिस्थितियों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए बम्बई के कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों की एक संस्था बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन का निर्माण किया था।
अगला प्रश्न है, सती प्रथा को, दोस्तों सती प्रथा को किस वर्ष में अपराध घोषित किया गया था? तो सही उत्तर है 1829 में। दोस्तों सती प्रथा को राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल यानी 1828 से 1835 के समय 1829 में किस नियम के तहत, नियम 17 के तहत दोस्तों प्रतिबंधित कर दिया गया और इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र जो था उदंत मार्तंड, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को पहली बार हुआ था, इसका प्रारंभ किसने किया था या ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है उदंत मार्तंड का प्रकाशन कोलकाता से हुआ था पहली बार और इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को दोस्तों एक साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रति मंगलवार को निकलता था और इसके संपादक और प्रकाशक जुगुल किशोर थे। पंडित जुगुल किशोर दोस्तों उदंत मार्तंड के संपादक और प्रकाशक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भूगोल से संबंधित है, भाबर किसका उदाहरण है? तो सही उत्तर है भाबर जो है नदी के निक्षेप द्वारा निर्मित मैदान को मुख्य रूप से जलोढ़ मैदान कहा जाता है। जहां पर नदी पहाड़ी भागों से उतरकर निचले भाग में प्रवेश करती है, वहां पर ढाल में अचानक कमी आ जाने के कारण नदी के साथ लाए गए बड़े बड़े टुकड़ों वाला मलबा आगे नहीं जा सकता, जिसे जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। जब कई जलोढ़ पंख मिलकर एक विस्तृत पंख के रूप में होते हैं तो एक मैदान का निर्माण होता है जिसे गिरिपद कहा जाता है और इन्हीं गिरिपद मैदानों को भारत में भाबर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा, फूट हिल्स प्लेन जो है गिरिपद मैदानों को भाबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेम्बनाद झील कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है बेम्बनाद झील आपका केरल राज्य में स्थित है और ये पश्चिमी तट पर बड़े आकार का लैगून झील है जिसमें 63 किलोमीटर लंबाई की उर्वर जलोढ़ द्वीप है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आइसोगोनिक रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं? दोस्तों देखिए आइसोगोनिक लाइन या आइसोगोनिक रेखाएं जो होती हैं इनको हिंदी में समदिग्पाती रेखा कहा जाता है और ये काल्पनिक रेखा या मानचित्र पर समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं, दोस्तों समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाओं को आइसोगोनिक रेखाएं कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में या किस भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व यानी प्रीएम्बुल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक न्याय के साथ साथ कल्याणकारी राज्य और गांधीवादी दर्शन को मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद, देखिए यहाँ पर है कि संविधान की निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 1, 2, 3 या 4। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 3। आर्टिकल 3 में भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन का जो है प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के तहत नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य थे हमारे संविधान में? तो सही उत्तर है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़े गए दोस्तों। लेकिन उस समय 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और हो गया है। तो अब कुल मिलाकर मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? तो दोस्तों सही कथन जो नहीं है वो है किसी मंत्रिपरिषद सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त होने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा और अविश्वास प्रस्ताव रोकने के लिए कारण देना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर ए में कहा गया है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिए ऐसे कारण जिन पर आधारित है देना आवश्यक है। तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि किसी मंत्रिपरिषद के सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर
संपूर्ण कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है और अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए कारण देना जरूरी नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो सही उत्तर क्या है आप जानते हैं, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। दोस्तों 7वीं अनुसूची में संघ सूची के 100 विषय, कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सूची के विषयों पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, और समवर्ती सूची के 52 विषयों पर ये केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां अपने यहाँ केंद्र में निहित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि साख या एग्रीकल्चर क्रेडिट के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था कौन सी है? ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, आरबीआई, नाबार्ड या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो सही उत्तर है दोस्तों नाबार्ड। नाबार्ड जो है ये देश में कृषि और विकास कार्य के लिए, ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। और नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 12 जुलाई, देखिए 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी, और नाबार्ड कृषि साख के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा कृषि या हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाते हैं। और आपको पता है कि 1966-67 में देश में अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। और वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। और भारतीय दृष्टिकोण से एमएस स्वामीनाथन को भारतीय या हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब घोषित की गई थी? तो भारत में विशेष आर्थिक नीति जो है 1 अप्रैल 2000 में घोषित की गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी निवेश को बढ़ाना और निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी वातावरण को सृजित करना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में नियमित और वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ईयर क्या है, वर्ष है दोस्तों, भारत में नियमित ढंग से जनगणना 1881 में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहली जनगणना दोस्तों 1872 में आप जानते हैं लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी, लेकिन नियमित और वैज्ञानिक ढंग से प्रथम जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में। तो 1881 में लॉर्ड रिपन, दोस्तों यहाँ पर देखिए रिपन के शासनकाल में पहली बार 10 की जनगणना की शुरुआत की गई थी, और वो लगातार चल रही है हर 10 वर्ष पे। और इस तरह से देखा जाए तो 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइंस से है, पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा के ताप को या पौधों के ताप को? तो सही उत्तर है दोस्तों पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन या सौरिक विकिरण को नापने के लिए किया जाता है, और ये तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, और इसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो सोलर रेडिएशन पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग इसको नापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज, फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो दोस्तों फ्यूज का सिद्धांत विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, और फ्यूज जो है टिन और सीसा की मिश्र धातु होती है। ये निम्न द्रव्यंक और उच्च प्रतिरोध शक्ति वाला तार होता है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से विद्युत प्रतिस्थापन को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किया जाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा फ्यूज जो है विद्युत परिपथों को जलने से बचाने के लिए विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सही उत्तर है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है 65%। ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहा जाता है, और वायु में ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा 20.29% पाई जाती है। तो देखिए मानव शरीर में सबसे अधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व आपका ऑक्सीजन है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन को TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए अंतःस्रावी हार्मोन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो सही उत्तर है साइलेंट वैली केरल राज्य से संबंधित है और केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में दोस्तों साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है, वन ह्रास के प्रमुख कारण कौन से हैं? ऑप्शन है सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजनाएं, औद्योगिक विकास या कृषि का विकास। तो सही उत्तर है दोस्तों, वन ह्रास का प्रमुख कारण औद्योगिक विकास है और तेजी से हो रहे औद्योगिक विकास से वनों का तेजी से ह्रास हो रहा है और इसके अतिरिक्त सड़क और नदी घाटी परियोजनाओं के कारण भी वनों का विनाश हो रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पटना युवक संघ। देखिए, पटना युवक संघ यानी पटना यूथ एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर है 1927 में दोस्तों पटना युवक संघ की स्थापना मणीन्द्र नारायण राय MN राय मानवेंद्र नाथ नायर नहीं, मणीन्द्र नारायण राय द्वारा दोस्तों पटना युवक संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो सही उत्तर है स्वामी विद्यानंद ने। दोस्तों, असहयोग आंदोलन जब 1920 में था, उसके दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिशतता से आधारित है। यदि किसी निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि क्रमशः 19,800 और 21,384 हो तो ब्याज दर क्या होगी? तो जब आप ब्याज दर x% मानेंगे तो x% को जब आप आनुपातिक रूप से हल करेंगे दोस्तों तो ये आता है x% इज इक्वल टू 100 और कोष्टक में A2/A1 और 1/T2 माइनस T1 माइनस 1। जब इसको हल करेंगे 21,384 बटे 19,800 गुणे 1/4 माइनस 3 माइनस 1, तो ये जो दोस्तों हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा? x का मान यहाँ पे 8% हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि किसी निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि 19,800 और 21,384 है दोस्तों, तो ये जो ब्याज की दर है ये 8% हो जाएगी। अगला प्रश्न है देखिए, एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत हरियाणा राज्य को दोस्तों पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न है कि पहली साइकिलिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन 2021 में कहाँ किया गया? तो साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2021 में पहले साइकिलिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में किया जाएगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में इस सम्मेलन का जो है सम्मेलन किया गया। और दोस्तों देखिए, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य साइकिलिंग संस्कृति को बढ़ावा देना और शुरुआती और पेशेवर साइकिल चालकों के बीच ज्ञान को साझा करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरब जगत में स्थापित होने वाला पहला नाभिकीय संयंत्र कौन है? तो ये है दोस्तों बराकाह। 1 अगस्त 2020 को संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में दोस्तों बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र के प्रथम इकाई शुरू करने की घोषणा की और ये अरब जगत का पहला नाभिकीय संयंत्र है। ये संयंत्र अबू धाबी के अल दफरा क्षेत्र में अरब की खाड़ी के निकट स्थित है। अगला प्रश्न आपको बताना है, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक यानी वर्ल्ड सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर आपका डेनमार्क है। तो सही उत्तर डेनमार्क जो है वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में संपन्न ऑपरेशन अजय वारियर 2020 का संबंध किन देशों से है? तो भारत और ब्रिटेन। दोस्तों, भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के मध्य
13 से 16 फरवरी 2020 के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ था अजय वारियर। अगला प्रश्न देखिए, यूपी स्पेशल से इसको मान सकते हैं। बिरहा लोक संगीत किसकी विशिष्टता है? तो सही उत्तर है बिरहा दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश की विशेषता है। और बुंदेलखंड में काम्पिल मेला लगता है। बिरहा बिरह शब्द से बना है, इसमें 12 मासा सहित बहुत से भावों का वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? तो सही उत्तर है दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर सोवियत संघ के सहयोग से किया गया है। तो सही उत्तर है टिहरी बांध सोवियत संघ के सहयोग से निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, जैसे पैर और जूते हैं वैसे ही सिर और क्या है? तो दोस्तों जैसे पैर में जूते पहने जाते हैं उसी प्रकार सिर पे टोपी पहनी जाती है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे अंक की श्रृंखला में अंत में कौन सा अंक होगा? 12, 22, 33, 45 और 58। तो इसमें देखिए यहाँ पर 12 में 10 जोड़ेंगे तो 22 हो रहा है। 22 में 11 जोड़ेंगे तो 33 हो रहा है। 33 में 12 जोड़ेंगे तो 45 हो रहा है। 45 में 13 जोड़ेंगे तो 58 हो रहा है। और 58 में 14 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। श्रृंखला में अगला अंक जो है ये आपका 72 हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ब्लड रिलेशन पर आधारित है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए भाई है बी और यम का, जी माँ है बी की, एफ पिता है ए का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए देखिए यहाँ पर आप एक चार्ट बनाएंगे और ए बी और यम का भाई है इसलिए ए पिता है यम का, ये कथन सही नहीं है। ए जो है एम का पिता नहीं हो सकता है। तो देखिए दोस्तों जो है जब आप इस क्वेश्चन का हल करेंगे तो आप एक चित्र बनाएंगे, जैसे ए भाई है बी और यम का। तो यहाँ पर ए जो है ए यहाँ पे आप ऐसे करेंगे, यहाँ पर बी करेंगे और एम यहाँ पे ले लेंगे। तो देखिए बी और यम का भाई है ए। उसके बाद कह रहे हैं जी माँ है बी की, तो जी यहाँ पर ले लीजिए, जी जो है ये बी की माँ हो जाएगी, ये माँ है। उसके बाद आपको कहा गया है कि एफ पिता है ए का, तो ए का पिता जो हो जाएगा ये एफ हो जाएगा, ये एफ पिता है फादर है। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इससे स्पष्ट है ए बी तथा यम का भाई है इसलिए ए पिता है यम का कथन सही नहीं है। तो ए पिता है यम का, ये बी ऑप्शन आपका गलत है। अगला प्रश्न, और जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा सामान्य अध्ययन का जो प्रैक्टिस सेट है 40 प्रश्नों का, इसका आखिरी प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 3 पासे दिए गए हैं, 1, 2 और 3। यहाँ पे भिन्न भिन्न स्थितियाँ दिखाई गई हैं। इसमें आपसे पूछा गया है 3 के विपरीत का अंक कौन सा है? तो देखिए 3 के विपरीत का अंक जो है यहाँ पर देखिए ये जो 3 है इसके विपरीत का अंक आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों 2 सतह कामन नियम से पासा 1 और 2 से 2 के विपरीत कितना हो जाएगा? 2 के विपरीत ये 5 हो जाएगा। और दोस्तों पासा 2 और 3 से जब आप इन 2 और 3 में निकालेंगे तो 1 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 1 के विपरीत ये आपका 4 हो जाएगा। तो 3 के विपरीत कौन सा अंक बचा? केवल एक अंक 6 बचता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 जो है 3 के विपरीत अंक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा यानी जीआईसी प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट जो सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट केवल जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, एलटी ग्रेड और विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।